सिख तो हमारे कई गांव हैं इस एरिया में, लेकिन मुस्लिम आबादी के मुट्ठी भर लोग हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उन साथियों का। एक छोटी सी मस्जिद है नरवाना में, ये कहने के लिए यहाँ आए कि दिन रात 24 घंटे 15-20 लोगों के रुकने की जगह हमारे पास है, भोजन की व्यवस्था है। किसी समय भी किसान आने जाने में नरवाना की मस्जिद में रुक सकते हैं। और 21,000 रुपये नगद या आर्थिक मदद भी दे के गए। और मैं जहाँ तक ये महसूस करते हैं साथियों, हरियाणा पंजाब का संबंध तो नवंबर महीने में ही भाई भाई का बन गया था। और हमारा बड़ा भाई है पंजाब, हमें गर्व है इस बात का जो आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। वो सारे विवाद सरकार ने अपने बीच में कितने भी लाने की कोशिश करी, पूरे हरियाणा में और विशेषकर इस क्षेत्र में कभी ऐसे विवाद पैदा नहीं हुए, ना भविष्य में होंगे। हम अपनी कमेटी को ये आश्वस्त करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ हरियाणा में जो एक नारा लगता था 35-1 का, आज यहाँ बैठे हुए हमारे सब जातियों के लोग हैं। और मैं संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अम्बेडकर भवन है, 2-3 बार साथी हमारे बीच आए हैं, कभी 11,000 कभी 21,000 रुपये आर्थिक मदद भी दी है। और बहुत ही लगातार उनके आदमी हमारे बीच रहते हैं, मजदूर तबके के तौर पे। किसान तो संगठित हैं ही। इसके अलावा जो चमार संघर्ष समिति है यहाँ की, जातीय आधार पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जातियाँ मिटना तो चाहते हैं, मिटी नहीं अभी, लेकिन आपको आश्वस्त करते कि बहुत जल्दी एक भविष्य में हम ऐसा समाज गठित करने की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें ये जात पात नहीं होंगी। हमारे साथियों ने 31,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी और लगातार यहाँ हाजिरी रहती है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने 31,000 रुपये के आर्थिक सहयोग भी दिया और लगातार हमारे बीच रहते हैं। यानी बहुत छोटे समाज हैं, बहुत थोड़ी संख्या सेंसी समाज की, वो भी हमारे बीच में बहुत बार आए और आर्थिक मदद भी दी और लगातार आते हैं। मैं ये बातें भी इसलिए बताना चाहता हूँ साथियों कि जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा एजेंडा लेकर चला, इस आंदोलन में कानून रद्द कराने उन पर बात होगी, एमएसपी कानून बनवाना उस पर बात होगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, लेकिन उसके साथ जो पूरक हैं जिसमें धर्म के मुद्दे खत्म करने हैं, वो हम उस कदम से आगे बढ़ रहे हैं लगातार। जातीय मतभेद बुला के हमने कंधे से कंधा मिला के लड़ना है, उसको यहाँ बहुत बढ़िया ढंग से लागू किया जा रहा है। लिंग भेद मिट चुके, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं आज बेझिझक यहाँ स्टेज से गाने गाती हैं, भाषण देती हैं, अपना पक्ष रखती हैं। तो ये सिख भी गांव ऐसा नहीं है जिसकी झोंपड़ी टिकरी बॉर्डर पे या सिंगू बॉर्डर पे ना हो, ज्यादा लोग टिकरी बॉर्डर पे हैं। और कई भंडारे और कई तरह की हमने जो पंजाब से सीखा है, लंगर चले हुए हैं, उनमें भी यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच हमारे केंद्रीय कमेटी के 2 साथी आए, साथी जल्लेवाल, साथी कुहाड़। एक तो सबसे पहले मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ आप सबकी ओर से, और दूसरी मैं आश्वस्त करता हूँ देवी, संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी अपील करेगा उस पर नरवाना क्षेत्र का स्टॉल से संबंधित हर गांव का व्यक्ति फूल मालाएं चढ़ाते हुए अगली लाइन में मिलेगा, अपने कभी पीछे नहीं मिलेगा। और ये आश्वासन के साथ, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए 2 नारे लुआ का अपना स्थान लेंगे साथियों। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर बलबीर सिंह जी का, जिन्होंने हमारे बीच में आए हुए हमारे किसान आगू साथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। मेरे भाई अभिमन्यु कुहाड़ बोलने उससे पहले मैं मेरे साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, ये इलाका बहुत स्वाभिमानी इलाका है।
1956 के अंदर जब प्रताप सिंह कैरो की सरकार ने बेटरमेंट लेवी के नाम के ऊपर हमारे इन किसानों के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए का टैक्स लगाया था, तो आज हम गर्व से कह सकते हैं हमारे बुजुर्गों ने वो लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई ही नहीं लड़ी बल्कि उस लड़ाई को लड़ते हुए जीता था। और उस सैकड़ों करोड़ रुपए का जो टैक्स लगाया था उस समय की गुंगी बहरी सरकार ने, हमारे बुजुर्गों ने उसको वापिस कराने में कामयाबी हासिल की थी। और हम ये आश्वासन भी हमारे साथियों को देते हैं, आने वाले समय में भी इस किसान आंदोलन के हमारी जो 40 मेंबरी कमेटी है, जो भी आप आदेश करोगे ये इलाका कभी पीछे नहीं रहेगा बल्कि बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। और आप सभी साथियों का जो भी फैसला आएगा उसके ऊपर फूल चढ़ाते हुए हम उसका गुणगान ही नहीं करेंगे बल्कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरा इलाका लगातार आगे जाएगा, ये आश्वासन देते हुए मैं चाहूंगा मेरे आदरणीय छोटे भाई अभिमन्यु सिंह कोहाड़ आए और अपनी बात रखें। साथी अभिमन्यु कोहाड़। आदरणीय संचालक महोदय जी, आज की अध्यक्षता कर रही आदरणीय सुदेश जी, मास्टर बलबीर जी, मास्टर चांद जी, शीशपाल जी, गुरमेल सिंह जी, ओम प्रकाश जी, लीलू जी, बलबीर जी, सुनील जी, होशियार जी और मेरे सामने बैठी हुई हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, आप सब ने, आपका बालक, आपका बेटा, आपका छोटा भाई हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपना राम राम करे, आपके पाया हाथ लावा है, राम राम स्वीकार करियो। और सबसे पहले आपसे माफी मांगते हैं कि हमारा जो समय था पहुंचने का वो 1:30 बजे का था। पिछली बार भी लेट हो गए थे लेकिन आपने पिछली बार भी हमें माफ कर दिया था, तो आज भी मैं निवेदन करूं हूं, लेट हो गए, आपके बालक हैं, अब की बार भी माफ कर दियो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके नारे लाओगे जोरदार तरीके से, फिर अपना थोड़े से समय में अपनी बात रखूंगा क्योंकि मेरे बाद आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को बोलना है, हमारे सीनियर है, हमारे मार्गदर्शक है, वो अपनी विस्तार से बात रखेंगे। तो एक बार जोरदार नारे करके अपनी बात शुरू करूंगा। किसान एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, इस आंदोलन की बहुत सारी कामयाबी तो अभी हो ही चुकी है, दोनों मांग भी अभी अपनी पूरी कराओगे, लेकिन उससे पहले ही यह आंदोलन बहुत कुछ हासिल कर चुका है। पहली बड़ी बात तो यह है कि अपने हरियाणा की महिला शक्ति, अपने हरियाणा की माताएं बहनें जो पहले सिर्फ घर के काम तक सीमित कर रखी थी, आज हमारी माताएं बहनें शेरनी बढ़कर इस आंदोलन में भाग ले रही हैं, इन्हीं मंचा पर चले दहाड़ने लग रही हैं। और अब आने वाले समय में हमारी माताएं बहनें न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगी बल्कि हमारे पुरुष समाज से आगे बढ़ के इस आंदोलन का नेतृत्व करने का काम करेंगी। और कोई भी आंदोलन जब तक अधूरा होता है, जब तक हमारी माताएं बहनें उसमें साथ नहीं आती, 50% आबादी हमारी माताएं बहनें बनाती हैं। और हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर इस आंदोलन में हमारी ऐसी बहुत सारी हमारी महिलाएं मातृ शक्ति सामने आई है जो जब मंच पर आकर दहाड़ती हैं तो बड़े बड़े राजनेताओं के होश उड़ जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में हमारी माताएं बहनें ठीक इसी तरीके से समाज का नेतृत्व करेंगी। और दूसरी बात, हमारे ये छोटे छोटे बालक बैठे हैं, आज किसी भी बच्चे से बात कर लो, पहले जब बालक अपने बड़े बुजुर्गों ने कहा करते, खिलौने मंगवाया करते, तो वे कहा करते कि पापा दादा मम्मी दादी यो हेलीकॉप्टर ले आइयो या गाड़ी ले आइयो कि मैं और ले आइयो। लेकिन आज हम देखा है
कि हमारे में 5-5, 6-6 साल के छोटे छोटे बालक ना तो गाड़ियां का शौक रखते, ना वे खिलौना में हेलीकॉप्टर का जहाज का शौक रखते, ना वे बंदूक का शौक रखते। आज उनकी जुबान पर सिर्फ एक बात है कि पापा मम्मी दादा दादी बाहर तो जो खिलौना लाओ वो हमारे किसानों की निशानी ट्रैक्टर होना चाहिए, मैंने ट्रैक्टर खिलौना चाहिए। और यह बात मैंने पहले भी आपके साथ साझा करी थी। बहुत दिन हो जाते हैं जब घर जाए न, तो जब 1-1.5 महीने पहले घर पे गया था, वैसे तो ये हमारा सारा यो घर है, क्योंकि जो आदमी समाज के लिए काम करने के लिए निकलते हैं उनके ऊपर ना किसी माँ बाप का हक होता, उनके ऊपर ना एक गांव का हक होता, उनके ऊपर ना एक शहर का हक होता, ना उनके ऊपर एक राज्य एक देश का हक होता। वे नौजवान वे बुजुर्ग जो समाज के लिए काम करने के निकलते हैं उनके ऊपर पूरे समाज का पूरे देश का और पूरी दुनिया का ही अधिकार होता है। तो आप सबके बीच में बैठा हूं, आप यो हमारा ही परिवार है। तो जब 6 साल का एक छोटा सा भतीजा था, वे अपने दोस्तों के लिए खेलने लग रहे थे, तो देखो हमारे बड़का के भी खेल क्यों कर बदल गए। पहले बड़ा खेला करते, लुकम लुकाई खेला करते, कि मैं और खेला करते। मैंने देखा कि वो 6 साल का भतीजा अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ अपने ट्रैक्टर के अपने प्लास्टिक के ट्रैक्टर इकट्ठे कर रहा था, लाकड़ी के प्लास्टिक के ट्रैक्टर लाइन में ला रहे थे। और आगे एक भीत बना रखी थी, एक दीवार बना रखी थी। वे छोटे छोटे बालक अपने ट्रैक्टर ने पीछे से बचा के ले आए थे और उस दीवार में टक्कर मारे थे और ताली बजाया करते। तुमने पूछी भाई क्या बात होगी, ताली क्यों बजा रहे हो? तो उनकी जुबान पे भी एक बात थी कि किसानों ने दीवार तोड़ दी और किसान आगे बढ़ गए हैं। तो आज हमारे 5-6 साल के बच्चे भी आंदोलन लड़ना सीखने लग रहे हैं। और मैंने उम्मीद है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, आदरणीय जगदीप सिंह डल्लेवाल जी भी बड़ी अच्छी बात बताएंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे बुजुर्ग हो, आपने हमें रास्ता दिखाने का काम किया है, लेकिन आज नौजवानों को देख के, आज छोटे छोटे बच्चों को देख के मुझे उम्मीद है कि आपको भी अब पूरा विश्वास हो गया कि अब इस आंदोलन की बागडोर आने वाले समय में आपके बेटे आपके पोते पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से संभालेंगे। ऐसा करने कोई काम नहीं करेंगे कि आपका सिर शर्म से झुके। साथियों, आज 10 मई का दिन है। 1857 में 10 मई के दिन ही गदर की शुरुआत हुई थी। वो गदर था गोरे अंग्रेजों के खिलाफ। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं काले अंग्रेजों के खिलाफ है। जिस तरीके से उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने गोरे अंग्रेजों को हराया था और देश से भगाया था, आज हम पढ़ लें कि हमारा सारा समाज मिलकर इन काले अंग्रेजों को भी हराएंगे और इनको देश से भगाएंगे। इन काले अंग्रेजों को भारत में नहीं रहने देंगे। बड़ी हैरानी होती है, बड़ा दुख होता है, जो देश का दुर्भाग्य लगा है कि पिछले 6 महीने तक देश के लाखों किसान दिल्ली के बाड्रा में बैठे हैं। 400 किसानों की शहादत होगी, लेकिन सरकार के पास टाइम नहीं है किसानों की बात सुनने का। आज हमारे मजदूर भाई इस सरकार की लॉकडाउन की बीमारी के कारण अपना रोजगार छोड़कर अपने गांव में जाने लग रहे हैं। किसी भी बस अड्डे पर चले जाओ, किसी गांव के चौराहे पर चले जाओ, किसी शहर के चौराहे पर चले जाओ, उन मजदूरों की लाइन लग रही है। उन मजदूरों ने बेरा है कि बिहार में जाके यूपी में जाके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, लेकिन इस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हमारे मजदूर भाई अपने काम धंधे छोड़कर अपने गांव में जाने पर उल्टे मजबूर हो रहे हैं। इस सरकार द्वारा हमारे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे तो कहा था कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे।
लेकिन रोजगार देने की बात तो दूर, पिछले 50 साल के सबसे अधिक आंकड़े पे देश की बेरोजगारी दर प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचा दी। ये क्या करते कि पहली कलम तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन इसी मोदी सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस रमन्ना और जस्टिस चट्टोपाध्याय की बेंच के सामने एफिडेविट दिया कि अब मोदी सरकार स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP किसानों को नहीं दे सकती। मेरे बुजुर्गों, आदरणीय डल्लेवाल जी बैठे हैं, जब सरकार के साथ 11 दौर की मीटिंग हुई वो भी आपने बता देंगे। जब MSP की गारंटी का मुद्दा उठता था तो सरकार कहती थी कि भाई आप लोगों ने अभी जानकारी नहीं है। किसान नेताओं को कहते थे कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता MSP गारंटी कानून के लिए बहुत भारी बजट चाहिएगा, वो बजट कहां से आएगा ये आप लोगों को नहीं पता। हमने उन्हें भी सरकार से एक बात कही थी कि 17 लाख करोड़ का पूरा कृषि क्षेत्र का बजट है, पूरे 17 लाख करोड़ का, और उसमें से 14 लाख करोड़ की खरीद बिक्री अभी भी होने लग रही है। यदि हमारी सरकार साल में मात्र 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे दे तो किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बन जाएगा। हमने सरकार को बताया कि 2011 में यही प्रधानमंत्री मोदी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो इन्होंने ही अपनी कलम से एक रिपोर्ट लिखी थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेजी थी। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 3 में मुख्यमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों के लिए MSP गारंटी कानून होना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी से कि देश के किसान, देश की जनता जवाब चाहती है कि 10 साल पहले जिस MSP गारंटी कानून की बात आप करते थे, आज वो MSP गारंटी कानून हमारे देश के किसान मांग रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार मीटिंग के भीतर हमने कहा है कि MSP गारंटी कानून बनाना संभव नहीं है। मेरे बुजुर्गों, आपने अब बात जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन जब देश के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जब देश के लोगों को बेड अस्पताल नहीं मिल रहे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी अपने घमंड में चूर होकर अपने लिए एक नया बंगला बनवा रहे हैं दिल्ली में। आपने बात जानकर हैरानी होगी कि ऐसे समय में इन राजनेताओं के लिए, इन सांसदों के लिए दिल्ली में एक नया संसद भवन बनने लग रहा है। उस नए संसद भवन के लिए, प्रधानमंत्री के नए बंगले के लिए हमारी सरकार 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने लग रही है। वो 20,000 करोड़ रुपया इन राजनेताओं के बाप ने नहीं दिया था, वो 20,000 करोड़ रुपया इस देश के किसान, नौजवान, मजदूरों की खून पसीने की गाड़ी कमाई तो आया था। इन राजनेताओं का पीछा नहीं है वो। मेरे बुजुर्गों, लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं, किसानों को MSP देने के लिए इनके पास पैसा नहीं, हमारी मांगों को पूरा करने के लिए इनके पास बजट नहीं, लेकिन अपने ऐशो आराम पूरे करने के लिए, अपनी मौज पूरी करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री का बंगला और राजनेताओं के लिए संसद बनाई जा लग रही है। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, तैयार हो जाओ। ये सवाल पूछने शुरू करो कि 20,000 करोड़ रुपए का नाम शराब खर्च किसने पूछ के कराया है? ये राजनेता अधिकारी हमारे नौकर हैं या जनता जो बैठी है इन टोलों पे, या जनता जो बॉर्डर पे बैठी है? असली मालिक यह है देश की, ये राजनेता और अधिकारी तो हमारे नौकर हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, जिस तरीके से हनुमान जी अपनी शक्ति कई बार भूल जाया करते, या हमारी भोली भाली जनता अपनी शक्ति भूल गई है। लेकिन इस आंदोलन ने
इस जनता दवा शक्ति आतंकवादी है। गरीब या जनता चुप नहीं बैठेगी, ये अपना एक एक हक लेकर आएगी, अपना अधिकार लेकर आएंगे। उसके लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो पूरे देश का एक एक नौजवान मजदूर किसान अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली के पाठा से पीछे नहीं हटेंगे। और एक अंतिम बात आपने कहूंगा, जब आंदोलन शुरू होया था तो अपने किसान नेताओं ने कहा था कि 6 महीने का राशन लेकर आना है। हम तो धन्यवादी है गुरुद्वारों के कि जड़ा अपना आंदोलन शुरू होया उड़े अपने गुरुद्वारे लंगर लेकर पहुंच गए। हम धन्यवादी है अपने हरियाणा के 36 बिरादरी के भाईचारे के जड़े अपना धरना लग गया, जड़े हम बॉर्डर पर पहुंचे। ये हरियाणा पंजाब के किसानों ने इतना राशन पानी भेज दिया कि सरकार के होश उड़ गए। तो एक बार आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। इस 6 महीने पूरे हो गए आंदोलन के तो मोर्चे ने कॉल दी है कि सिंघू बॉर्डर के नजदीक एक हमारे भाई साहब है राम सिंह राणा, उनका ढाबा है गोल्डन हट के नाम से, किसाना के बालक है। तो जिस दिन अपना 26 नवंबर में आंदोलन शुरू होया उन्होंने अपना ढाबा हम लोगों के लिए बंद कर दिया और अपना ढाबा सिर्फ किसानों के लिए खोल दिया। और पहले जनता व किसानों के लिए लंगर चल रहा है, 24 घंटे वहां लंगर चलता है। उनका 35-40 करोड़ रुपए का वो ढाबा है, उसकी जमीन की कीमत और बिल्डिंग की कीमत, लेकिन वो सारे का सारा उन्होंने किसानों को दे दिया। उन्होंने कहा होटल लेकर जाओगा। और अब उन्होंने नया काम किया, मेरे बुजुर्गों अपनी 3 एकड़ जमीन उन्होंने बेच दी। उन्होंने देखा कि भाई किसान भाइयों ने गर्मी में थोड़ी पानी की समस्या आ रही है, ये बोतल का 10 से 15 लाख रुपए का रोजाना पानी खर्च हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने 3 किले बेच दिए, 8 नए आरओ प्लांट किसान भाइयों के लिए लगा दिए और सभी धरणों को पानी पहुंचाने का काम उनकी टीम करेगी। उन्होंने आगे बढ़कर एक बात और कही कि कई धरने पे कई लंगरा में 10-10 कट्टे आटे के खराब हो जाए हैं और वे गौशाला में भेजने पड़े हैं। तो कुछ लंगरा में आटा बाहर से खरीदना पड़ा है। तो उन्होंने एक बात कही कि वे 8 चाकी लगवाओगे, बड़ी चाकी। वे चाकी लगवानी शुरू होगी है, 1-2 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई वो गेहूं खरीदेंगे और आटा पीस के सभी धरणों पर सप्लाई करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। उनकी बात सुनकर अपने किसान नेताओं ने एक बात कही जो अपने ताऊ जी कह रहे हैं। अपने किसान नेताओं ने उनसे एक वादा करा कि जी यदि पीसण खातर आपने गेहूं खरीदना पड़ गया तो हमारे खातर शर्म की बात होगी। हम गेहूं की कोई कमी नहीं होने देंगे। और हमने सारे किसानों ने कह दी अपने गांव में थे, हर घर में थे 5-5 किलो 10-10 किलो गेहूं इकट्ठा करो और वो राम सिंह राणा का जो गोदाम है उस गोदाम में पूरा ठोकने का काम करेंगे। ये अपने हरियाणा के पंजाब के किसान। और आपने इस बात को जान के खुशी होगी कि 40-50 ट्रैली गेहूं पहुंच चुका है। 1-2 दिनों में आटा पिसना शुरू हो जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों का हाथ जोड़ कर विनती है, जिस तरीके से यह टोल की कमेटी बहुत अच्छे तरीके से पूरा टोल पे कार्यक्रम चला रही है, जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है, ठीक इसी तरीके से हर घर से, हर किसान के घर से एक मुट्ठी गेहूं जरूर इकट्ठा करना है और वो गेहूं इकट्ठा करके आपने सिंघू बॉर्डर पर पहुंचाना है, ताकि वो गेहूं के ढेर देख के, ढेरी के ढेरी देख के इस सरकार ने एक बात समझ में आ जा कि 6 महीने की बात तो नवंबर में कही थी, जब जरूरत पड़ी तो 6 साल भी आंदोलन चल लगा, हम पक्ष नहीं है। अंत में दोबारा से कुछ नारे लाके अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा
क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी उसके बाद बोलेंगे मैंने पहले ही समय ज्यादा ले लिया। एक बार जोरदार नारे लाओगे, दोनों हाथ ऊपर कर रखे, सारे एक का आवाज में इकट्ठे होकर नारे लाओगे। किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी का, संचालक जी का, हमारी नारी शक्ति का, बुजुर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलत बात लिखने की हो तो अपना बालक समझ का, अपना बेटा समझ का माफ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आदरणीय साथी कोहाड़ साहब का, जिन्होंने आंदोलन के ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चा करी और एक जिक्र किया गेहूं का। मैं मेरे आदरणीय साथियों को बताना चाहूंगा, हमारे स्टोल प्लाजा का एक छोटा गांव है डाबी टेक सिंह, मेरे आदरणीय साथी गुरमेल सिंह जी बैठे हैं। वहां की हमारी माता बहनों ने इस आंदोलन के लिए 150 मण कणक इकट्ठी कर ली, 150 मण कणक इकट्ठी कर ली। और अभी हमारी खाप के अध्यक्ष दादा नफे सिंह जी नैन आज आए थे, वो भी कह के गए कल 2 ट्रेली गेहूं की उन्होंने भी गांव में इकट्ठी कर ली। और आने वाले समय में भी आंदोलन के लिए कितनी ही गेहूं क्यों न इकट्ठी करनी पड़े, इलाका पीछे नहीं रहेगा, ये आश्वासन हम आपको देना चाहते हैं। मेरे साथी आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बोले, मैं एक बात उनके बोलने से पहले उनको बताना चाहता हूं। जब 26 तारीख को हमारा बड़ा भाई पंजाब दिल्ली के लिए यहां से आया था, खासतौर पे दाता सिंह वाला बॉर्डर जो हमारे बिल्कुल नजदीक लगता है, हमें बहुत खुशी है इस बात की। जब बहुत बड़ी संख्या में हमारे पंजाब से किसान भाई यहाँ आए थे, तो 27 तारीख को ठीक 11:30 बजे जब ये बॉर्डर तोड़ा गया, तो इस इलाके के हमारे नौजवान साथियों ने उस बॉर्डर को तोड़ा था। और पंजाब का हमारा बड़ा भाई किसान पीछे था, और हमारा आदरणीय हरियाणा का छोटा भाई मानते हुए अपने आप को पंजाब के किसानों के साथ आगे लेकर के दिल्ली लेके गया था। आज हमें बहुत खुशी है, हमारे हरियाणा और पंजाब के भाईचारे की एकता को आने वाले समय में भी हम मजबूत रखेंगे, ऐसा आश्वासन भी हम आज आपको देना चाहते हैं। मैं आपके बीच में और डल्लेवाल साहब के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे टोल प्लाजा की कमेटी ने आज से 10 दिन पहले एक निर्णय लिया था कि हमारे सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर दूध की बहुत भारी किल्लत है, लेकिन हमारी कमेटी ने जोन बढ़ा दिए। हर गांव एक हफ्ता में एक दिन दूध इकट्ठा करेगा, और हम धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार करते हैं हमारे गुरुद्वारा धमदान साहब का, जिन्होंने हमारे को फ्रीजर गाड़ी दे रखी है, और रोजाना कई क्विंटल दूध यहाँ से इकट्ठा कर करके हम टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर के ऊपर भेजते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा हमारे बीच में मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई जगजीत सिंह जी डल्लेवाल आए और अपनी बात रखें। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल। परम सत्कारयोग ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਜੀ, संचालन कमेटी और लगातार इस धरने ਨੂੰ चला रहे प्रबंधक साथियों, मेरे सत्कारयोग बेटियां भैनां, सत्कारयोग किसान दोस्त, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी हो रही थी जब भाई साहब ये बात बता रहे थे कि कैसे वो दिन याद आ रहा था। सारे समझ जाओगे पंजाबी? बिल्कुल सारे समझाएंगे, समझाने में थे। ठीक है। जिस वेले भाई साहब दस रहे सी
ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 100% ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖਾਈਆਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਈਆਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਉਬਾਲ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਜਾਮਾ ਲਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਖਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਲ ਖਾਪ ਹੈ,
ਅੰਤਲ ਖਾਪ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੌਰੀ ਆਏ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਬੜੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਤਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਏ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉਬਾਲੀਏ, ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਪਾ ਲਈਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਠਾਰ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਵੈਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੜਕ ਫਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਫੜਾਕੇ, ਵੇਖੀ ਜੋ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਖਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇੜਨਾ, ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਰਮ ਸੁਖਬੀਰ मजदूर मास्टर शक्ति एकता जिंदाबाद 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 सुखबीर सुखबीर हाँ जी। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਚੱਲਣ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ।
ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੱਲੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, 5 ਸਟੇਟਾਂ 6ਵਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਚਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਕ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।